हिस्ट्री में एक शब्द आएगा रेनासा, और सभ्यताओं के बारे में जान रहे हो, सभ्यता और अर्थव्यवस्था दोनों के बारे में। ये कभी स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती हैं। जो ऊंचाई पे है नियम है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आएगा। ये हमेशा एक साइकिल होता है जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बूम एंड बस्ट साइकिल बोलते हैं। याद रखना है इस बात को। तो आप कहां से कहां लेकर गए ये बड़ा जरूरी है। आज तुम्हें शायद आगाज की क्लास सुन लोगे, बैठ जाओ, तो तुम्हें इसका और स्पष्ट जवाब मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में और डिस्कशन करते हैं। राइट, थोड़ा सा लेट हुआ, सॉरी, क्योंकि मैंने आप लोगों से कल कहा भी था कि थोड़ा सा लाइन से रहो। देखो कल सुबह हॉस्टल में लगा रहा, फिर मीटिंग्स, फिर क्लास, खाना नहीं खाया, रात में देर हुई, पहुंचा 10 बजे से क्लास लेनी थी, और रात में क्या हुआ, मुझे वॉमिट शुरू हो गई बहुत कस के, हेडेक, और अभी भी वही सिम्टम चल रहा है लगातार। तो इतना वक्त सुबह हाथ पैर कांप रहे थे, तो ये लगा कि शायद ऑफिस ही नहीं आ पाई, लेकिन कहा चलो चलते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि चीज़ें जितनी सीधी रखोगे मैं उतना प्रोडक्टिव हो पाऊंगा। काम तो मुझे करना होता है, लेकिन अंत में मरना मुझे ही होता है। तो रात भर जो है परेशानी मुझे अकेले झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए कहता हूँ कि लाइन से रहो, अपना काम करते रहो, ताकि मैं भी अपना आउटपुट दे सकूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, इस कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो एक चार्ट हम डिस्कस कर रहे थे इंडोलॉजी को लेकर। तो इंडोलॉजी में बहुत कुछ इन्होंने परिवर्तित किया, और जो तुम्हारा प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है, और इसके कई मतलब निकल कर आते हैं। सबसे बड़ी बात है, क्या ज्ञान उनका था, जो क्रांति का आधार था उनका था? ये बड़ा रिसर्च का विषय है, और इसलिए अभी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा कुछ रिसर्च चल रहा है, और किसी दिन मौका लगेगा तो मैं इस पर कुछ अपनी रिसर्च तुम्हारे सामने रखूंगा। तो भारत में अभी बहुत सी लेयर्स हैं जिसको अभी तोड़ना बहुत जरूरी है। अभी इसमें बहुत साल लगेंगे, राइट, जो वास्तविक भारतीय ज्ञान आने में बहुत समय लगेगा। लेकिन आज जिस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं इस कहानी में, वो बहुत भयानक साजिश कर बैठा भारत के साथ, और जो उनका ज्ञान है उसका स्रोत भारत ही था। तो धीरे धीरे आज हम भारतीयों को ये बात कहने में शर्म आती। कल रात में 10 बजे क्लास ली थी, जिसपे मैं इसी बिल के बारे में बात कर रहा था, और डिस्कशन करते करते एक ज़बरदस्त पॉइंट दिया था, और आप लोगों के पास एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है। और कोशिश किया करिए अपने जो कंटेम्प्रोरी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे ये चीज़ें डिस्कस ज़रूर किया करिए। जैसे कई पार्टी कह रही है SC ST आरक्षण होना चाहिए महिलाओं का, तो ये गेम आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के चक्कर में तो ये बिल पास नहीं हुआ। इन्होंने दांव वहां भी फेंका था, लेकिन भूल गए थे, प्रधानमंत्री बदल गया है। चूं चपाटीन राज्यसभा में अपोजिशन में एक भी वोट ही नहीं पड़ा, और जिसको पता था, जिसने वोट डाल दिया गलती से अगेंस्ट में, उसको तो ये तिया पांचा कर देंगे। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो मैं वापस आ रहा हूं, क्योंकि इसी दोनों कहानियों में बहुत जरूरी है। ये कहानियां दो तरह, साजिशें जो है वो कई तरह से चलती हैं। तुम ये मत भूल जाना कि अंग्रेज चले गए और साजिशें खत्म हो गई हैं। ठीक है, भारत में साजिश करने वाले बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। इस बिल को अंतिम समय तक, ये जो SC ST OBC का नाम दिया गया था, ये इस बिल को रोकने की सबसे बड़ी साजिश थी। लेकिन ये भूल गए कि जो व्यक्ति इस समय प्रधानमंत्री है वो कैलेंडर लेके बैठा हुआ है। और मैं कई बार बहुत आश्चर्यचकित होता हूं कि मतलब ऐसा लगता है कि एक एक दिन, एक एक साल प्लान्ड है कि इस समय ये करना हो। इस बिल की शुरुआत 9 साल पहले हो गई थी। ये किसी को नहीं पता कि इस बिल की शुरुआत 9 साल पहले हो गई थी। तो जो अगला व्यक्ति है उसने एक कैलकुलेशन किया कि ये बिल इतने समय से 1970 से बात शुरू हुई थी, अभी तक पास क्यों नहीं हुआ। उसने समझ लिया पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट यूज करते हैं। अगर मेरी क्लास आप लोगों ने पढ़ी सुनी कभी भी समझी होगी, तो मैंने बताया था एम्पावरमेंट विद इन, एम्पावरमेंट और पावरमेंट के बीच का अंतर बताया था, यानी शक्तिकरण और सशक्तिकरण के बीच का अंतर बताया था। ये शब्दों के साथ खेलना सीखो। तो जब वो अंदर से आता है, यानी जब महिला समुदाय स्वयं मुखर होकर अपने अधिकारों के बारे में बात करे, कल रात में भी मैंने दोबारा वहां डिस्कशन किया था, जब महिला समुदाय स्वयं मुखर होकर अपने अधिकारों के बारे में बात करे तो वो सशक्तिकरण हो जाती है। दैट इज नोन एज एम्पावरमेंट। यानी दिस इज अवेयरनेस, इट इज अबाउट आस्किंग योर ओन राइट्स। और मैंने इससे पहले जब पॉलिटी की डिस्कशन कर रहा था, तो राइट्स को मांगने से पहले आपको राइट्स क्या है यह जानना बड़ा जरूरी होता है। मांगोगे किसको जब तुम्हें पता ही नहीं मांगना क्या है? तुम्हें पता ही नहीं कमरे में क्या रखा है तो मांगोगे क्या? और जब तुम्हें पता होगा ना कमरे के अंदर क्या रखा है, तभी तो वही चीज मांगोगे, मुझे ये चीज चाहिए, या दुकान के अंदर क्या रखा है, तो आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ता है।
तो जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने महिला केंद्रित योजनाओं की शुरुआत की। ध्यान से देखो, चाहे उज्ज्वला, केंद्र में कौन? महिला। बैंक खातों में या तमाम योजनाओं में मुखिया कौन? महिला। आपने आर्टिकल 243D, महिलाओं, पंचायत, पहले जो प्रधान पति का पोस्ट हुआ करता, धीरे धीरे महिला को लगा, आदेश गया डीएम को, यार महिलाओं के साथ उनको लेकर आओ। पहले क्या होता था, महिला प्रधान चुन ली गई, सीट आरक्षित है, मीटिंग में कौन जा रहा है? वो मैंने क्लास पढ़ाई थी ना, चुन्नी लाल के पति, क्लास पढ़ा चुका हूं ये, तो उसमें वो महिला की फोटो छोटी सी, कभी देखना पोस्टर गांव में लगता है, और उनके पति की जो फोटो है वो बड़ी सी मूछे ताने हुए, दुनाली टांगे हुए फोटो खींच रही है। जिसको लड़ना है प्रधानी का चुनाव, वो जो छोटा सा फोटो है, अभी भी चलता है। ठीक है, मैं गोरखपुर गया तो वहां पे एक कंप्यूटर सेंटर पे बैठा, तो कोई यही पोस्टर बनवा रहा था प्रधानी का, सेम वही कहानी चल रही थी। मुझे मुस्कुराहट आ गई, मैंने कहा ये तो क्लास में पढ़ाया जा चुका है, वास्तविकता है ये। तो धीरे धीरे उसको पावर का एहसास हुआ कि भाई सत्ता तो मेरे नाम से चल रही है। तो उसमें जैसे बस्ती के जो डीएम थे, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई सरपंचों की, प्रधान की, तो उसमें वो लोग पहुंचे, तो डीएम एकदम नया लड़का, जब आप अपनी, जैसे आईएएस ऑफिसर भी जब अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं ना, तो सही तरीके से, तो पहुंचे एकदम, बोले आप कौन? तो बोले वो हम उनके पति हैं। ठीक है, तो बोले फिर आप क्यों आए हैं? बोले अरे वो घर के बाहर थोड़ा निकलेंगी, मीटिंग तो हम ही अटेंड करेंगे ना। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। बोले भाग पक, बोलो सिक्योरिटी बोलो, बोलो इसको फेंक बाहर। बोले तू चुना गया है, जनप्रतिनिधि कौन है? संविधान ने शक्ति किसको दी है? बोले उसको लेकर आओ, और नहीं लेकर आए तो अभी तुम्हें हम पहुंचेंगे तो तुम्हारे फिर कायदे से तुम्हें समझाएंगे, और दोबारा अगर इस प्रमाइस में दिखाई पड़ गए, ये कोई पोस्ट नहीं है संविधान की, प्रधानपति। ठीक है, ऐसे भगाया, और फिर पुलिस की गाड़ी गई इनको छोड़ने के लिए, बाकायदा इनको समझा दिया गया कि शक्ति का संतुलन शक्ति से होता है। वो महिला को बुलाया गया, जो है वो हुआ। तो धीरे धीरे महिलाओं को लगा यार पावर तो मेरे अंदर वेस्टेड है। उन्होंने बाहर की दुनिया देखनी शुरू की, घूंघट को थोड़ा सा छोटा किया और छोटा किया, तो फिर दुनिया दिखनी शुरू हो गई। तो ये जो शक्ति की बातें चल रही थी पिछले 9 सालों से चल रही थी, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखा ट्रिपल तलाक बिल में, क्योंकि ये पहले शायरा बानो के समय भी आया था, शाह बानो के समय में डाउन हो गया, लेकिन जब शायरा बानो के समय में आया नहीं हुआ, क्योंकि तब तक महिला आंदोलन मुखर हो गया था सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, तुमने उसको पर्दे में रख दिया है, तुम बाहर ही तो खड़े हो, सोशल मीडिया पे तो किसी भी नाम से वो आंदोलन चला रही है, सोशल मीडिया में तो कई माध्यम से जुड़ी हुई है। तो अब कई माध्यमों से उसको अपनी शक्ति का एहसास हो गया। तो ये जो बिल इसलिए पास हुआ कि सरकार ने इससे पहले भी प्रयास किया था, इसलिए पास हुआ क्योंकि महिला अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो गई है, और सभी को यह, राजनीतिक दलों को पता चल गया कि अब वो परकटी वाला जो स्टेटमेंट था या संसद में सीटियां बजेंगी वाला जो स्टेटमेंट था, अब नहीं काम आएगा। अब अगर बोला तो महिला बहुत जागरूक है, हैशटैग लगा के तुम्हारा जो है ना जीवन टैग कर देगी इसी में, बहुत तेज तर्रार हो गई। तो अब क्या हुआ, उनको समझ में आ गया कि जो इस बिल के विरोध में जाएगा उसका कम से कम अब राजनीतिक सुपड़ा साफ है, क्योंकि महिलाओं ने कम से कम ये तो सीख लिया कि वो अपने अब पति से पूछकर वोटिंग नहीं। पहले ये होता पति कहता था हाँ सुनो यहीं वोट डालना है, तो कहती थी किसको वोट डालना? बोले तुम राजनीति में जो है क्या नाम है इंटरेस्ट ले रही हो, हम बोल रहे हैं ना, जब हम डिसाइड कर चुके हैं कि इस पार्टी को वोट जाएगा, ऐसे घर में बात होती थी। बोले क्यों जी, हम नहीं जान सकते? बोले हाँ तुम घर में राजनीति करोगी, माँ बाप से रोज मेरे लड़ाई करोगी, दे दो मैं 2 हाथ, ऐसे बात होती थी घरों में। तो अगर वो अपना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन भी पता करने की कोशिश करती थी तो नहीं हो पाता था। और उत्तर प्रदेश के एक पर्टिकुलर रिलीजन का एक वहां पर क्या था, डोमिनेंस था, वहां की महिलाओं ने एक दूसरी पार्टी को जिता दिया। वहां से वो पार्टी जीत ही नहीं सकती थी कभी, क्योंकि सारे पुरुष एकजुट होकर एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते थे। लेकिन महिलाओं ने कहा ठीक है, अब हमारी, वहीं से बहुत बड़ा बदलाव आया और वहां दूसरी पार्टी को जिता दिया। बाद में जब बात निकल कर आई कि हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि ज्यादातर पुरुष आश्चर्यचकित थे कि हमने तो पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया। उस समय महिलाओं ने संगठित होकर सोशल मीडिया पे अवेयरनेस चला कि भैया हमें सिलेंडर इसने दिया, हमें घर इसने दिया, हमारी सुरक्षा इसने सुनिश्चित की, आज हम जो है घर से निकल सकते बिना छेड़खानी के, उठा के वोट दे दिया। सो पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी शुरू हुई, और आई तो फिर मजा देखो।
तो ये जो बिल पास हुआ है ये सशक्तिकरण का एग्जाम्पल है। तो सशक्तिकरण से शक्तिकरण का जन्म होता है। यानी पहले उनके अंदर एक अपने राइट्स को लेकर एक अवेयरनेस आया, उनको लगा कि पुरुष के बिना भी मेरी आइडेंटिटी संभव है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है हमें दिखाई पड़ता है। अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं, और वो ये है, जैसा कल मैंने एक पॉइंट एक नया दिया था आर्गुमेंट, कि जो आप लोग भी अगर नहीं अवेयर हैं तो उजांग सर लाइव एक चैनल है यूट्यूब ऐप पे भी चली जाती है क्लास। तो रात में 10 बजे में एक मुद्दा गर्म है पे मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो वहां मैंने एक बताया था कि ये जो बिल है ये तब तक नहीं पावरफुल हो पाएगा जब तक तुम चुनाव सुधार नहीं करोगे। ये मेरा एनालिसिस कहता है। एक सिंपल सी बात है, मान लो चुनाव लड़ने की कॉस्ट 10 करोड़ रुपए है, आपको पता है, सबको पता है क्या होता है, 10 करोड़ रुपए है। अब तुमने ये बिल लाया उसके लिए कि कोई भी महिला उठती हो अपने अधिकारों को एक्सरसाइज कर सकती है। तो 10 करोड़ रुपए किसके पास होंगे? और जिसके पास होंगे वो यार महिला, उसको रोजी रोटी की टेंशन नहीं है, उसको किसी जाति व्यवस्था का भेदभाव नहीं देखना है। 10 करोड़ जिसके पास होंगे उसके पास फॉर्च्यूनर तो होगी, कम से कम 4-6 गार्ड होंगे, ठीक है, उसके पास सारी पावर होगी। तो इस बिल से वो पावर नहीं मिल पाएगी जो एग्जैक्टली मिलनी चाहिए। और अगर कोई कहे कि नहीं महिला दमित है, तो हर महिला दमित नहीं है। आज का जो 21वीं शताब्दी है, ये पुरानी थ्योरीज 1947 की आज नहीं काम करेगी। आज बहुत सी महिलाएं इंडिपेंडेंट है, बहुत से पैसा कमा रही हैं, ठीक है। तो वो ऐसा सबको एक कि बेचारी है महिला, ये भी काम नहीं चलेगा। जो सशक्त है वो सशक्त है, तो तुम उसको ही पावर दे दोगे। जो इंग्लिश में बोल रहा है, फर्राटेदार बोल रहा है, लग्जरी गाड़ियों में, आज भी देखो राजनीति में कौन सी महिलाएं आ रही हैं जो थोड़ा ब्लैक कलर का चश्मा ऊपर करके भाषण देते हो, तुम्हें दिखाई पड़ता है। उनकी साड़ी का जो दाम होता है वो हमारी कई महिलाओं के टोटल कई महीनों के बजट के से ज्यादा होता है। आप देखना, नोटिस करना कभी किस तरह के लोग राजनीति में आए। फिल्म एक्ट्रेस हैं, किसी बहुत बड़े परिवार की बहू हैं, राइट, उनकी गाड़ी से 2 गाड़ी आगे चल रही, 2 गाड़ी पीछे। तो ये महिला सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो यू हैव टू करेक्ट योर सिस्टम कि कब कल को कोई गांव देहात की महिला खड़ी होगी, बोला हाँ मेरे लिए सीट आरक्षित, तो मैं भी लड़ूंगी, तो वो जब उसके ही बजट में वो अपनी लड़ाई लड़ सके तभी ये वास्तव में शक्ति आएगी। नहीं तो फिर क्या होगा? ये दांव इन्होंने खेला कि SC ST OBC करो, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये मंडल का मंडल की बात है 1991 के पहले की, अभी नहीं होगा। तो SC ST में क्या सारी महिलाएं गरीब हैं? OBC में सारी महिलाएं गरीब हैं? तो वो जो परिवार की बहू हैं जिनके घर में लैम्बोर्गिनी खड़ी है, तो वो तो इस सीट का फायदा उठा ले जाएंगी। लेकिन इस सीट का फायदा उसको मिलना चाहिए ना जो वास्तव में गरीब है। तो ये पॉइंट तुम्हें एक नया पॉइंट है जिस पर बात करो। ये पूरी प्रक्रिया को सही करना पड़ेगा, केवल दीवार बाहर से रंग देने से काम नहीं चलेगा।